Hello friends, welcome back to our new lecture that is part 5 of chapter 3 Articles of the Constitution. तो फ्रेंड्स लास्ट टाइम आपको क्वेश्चन नंबर 60 एज अ होमवर्क क्वेश्चन दिया था. प्रोविजन ऑफ द शेड्यूल 6 इन द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ दी स्टेट. इन स्टेट में से किस पे छठा सूची नहीं लागू होती. तो आंसर आपके सामने था और आपको अच्छे से पता था. हमारी ट्रिक भी MATM मातम और इसके थ्रू आपको आंसर डेफिनेटली याद होगा. दैट वाज द डी मणिपुर, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. सो अब ना बोलिएगा जी कि ये अभी भी याद नहीं हो रहा है, तो ये अच्छे से आपको ध्यान होना चाहिए. आगे चलते हैं दोस्तों. द प्रोविजन ऑफ द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. क्वेश्चन नंबर 61 एंड फर्स्ट ऑफ दिस सेशन. आंसर बताइए जल्दी से बिना ऑप्शन के. बताइए इसमें से कौन सा है. और बिल्कुल क्लियर होगा. सिक्किम नागालैंड का तो जिक्र ही नहीं हुआ, ऊपर ऑप्शन में भी ऊपर क्लियर दिए हैं, तो आंसर वैसे ही याद है. दैट इज ए, त्रिपुरा. तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे. सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. छठा शेड्यूल जो है कौन से ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करता है, कौन सी स्टेट्स के. अब कितनी बार ये पूछेंगे बार बार, तो अब तो सब याद है. दैट इज बी, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. आसाम रह गया है, हम अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं. सब याद है भाई हमें. दैट इज यूपी PCS का 2016 का क्वेश्चन. अब आप सोचिए PCS के क्वेश्चंस आपको ऐसे टिप्स पे याद है भाई, ऐसे. तो आप सोचिए कितना मजा आ रहा होगा जब ऐसे कॉन्फिडेंस से जब आंसर्स आते हो. क्वेश्चन नंबर 63. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. आर्टिकल ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड. अब ये देखिए कौन सा रिलेटेड ये आर्टिकल्स दिए हैं और ये उसके रिलेटेड स्टेट. ए है 371A, इधर दिया नागालैंड. B 371B और आसाम. और यहाँ ऑप्शन है, फिर दिख गई, कोई बात नहीं, C 371C. आपको भी 10 सेकंड बैक करनी पड़ेगी चेक करने के लिए. D है 371D, दैट इज आंध्र प्रदेश. MP PCS 2018 का क्वेश्चन है. अब बताइए दोस्तों, अब सारा कुछ सही है. दैट इज C इज द आंसर. यहाँ पे मणिपुर आएगा मेघालय की जगह. ये स्पेशल प्रोविजन दिया गया है स्टेट ऑफ मणिपुर, नॉट मेघालय. अब यहाँ से छोटी सी ट्रिक के साथ याद रख लीजिए. NA ना माँ, कि ना माँ मैं तो जाऊंगा, हरियाणा का छोरा घूम के आओगा. नागालैंड, आसाम, मणिपुर और आंध्र प्रदेश, ये साउथ इंडिया वाला. और जलेबी वाले अक्षर पढ़ के आऊंगा मैं. अब देखिए 371A नागालैंड, याद रहेगा. A नागालैंड, ना माँ, NAMA. तो N नागालैंड, 371B आसाम. उसके बाद है फ्रेंड्स 371C, और ये था यहाँ पे मणिपुर और फिर आंध्र प्रदेश. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 64. द प्रोविजंस ऑफ द फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड ऑफ. अरे भाई अब तो बस हो गई है. प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स. इससे ज़्यादा कुछ जानना चाहिए, ऑप्शन चाहिए आपको, 100% नहीं चाहिए. तो ये है इसका आंसर. सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में था. पांचवा सारा का सारा एरिया, सिर्फ 4 स्टेट्स को छोड़ के, मातम वाली, उसके बाद सब ओके. IS प्री 2015. क्वेश्चन नंबर 65. द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज बीन गिवन टू द पंचायत अंडर आर्टिकल. कौन से अनुच्छेद के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया है पंचायतों को. A 226, B 243 243, C 239 239, D 219. RS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2007. SDM बनना है राजस्थान में. क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई साहब. ये देने के बाद ऐसी समझ लीजिए कि याद है सब कुछ. 243, दैट इज B इज द आंसर. 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 पार्ट 9. पंचायत सी इसने कवर किया 243 से 243O. 243 से लेके 243 सब क्लोज उसके जो O दिए हैं वहां तक ये सारे पंचायत को कवर कर रहे हैं. 11th शेड्यूल हमने ऊपर जब एक्सप्लेनेशन दी थी तो उसमें क्लियर था ये 29 सब्जेक्ट से 18 म्यूनसिपैलिटीज के थे. रिवीजन साथ में हो रही है, याद होगा आप सबको भी. उसके बाद आगे देखें 66 क्वेश्चन. द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. अभी ऊपर हमने बात की है, तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. दैट इज ऑप्शन B, UP PCS और पंचायती राज इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 67. द प्रोविजन दैट नो बिल इम्पोजिंग टैक्स can be introduced in the legislature except on the recommendation of the president is covered in the Constitution of India under
मायने कि ऐसा प्रावधान कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई भी बिल लागू करने वाला, बिल इंपोज करने वाला, लागू करने वाला, टैक्स इंपोज करने वाला बिल ये पेश नहीं किया जाएगा सदन में, लेजिस्लेचर में। तो ये किस आर्टिकल के अंडर कवर है? मैं फिर से रिपीट कर दूं, कोई भी ऐसा बिल जो टैक्स लागू कर रहा है, टैक्स लगा रहा है, उसको पेश नहीं किया जाएगा जब तक राष्ट्रपति की मंजूरी ना हो। तो ये है आंसर ऑप्शन ए 117, बी 266, सी 306, डी 307। देखिए 110 नंबर आपको अगर आपने पढ़ा है तो नहीं पढ़ा, मैं बता रहा हूं कि 110 है मनी बिल। मनी बिल क्या होता है कि कोई भी जब सरकार को कोई खर्चा करना है, कोई सैलरीज देनी है, कुछ भी सरकार को उसको रन करने के लिए कुछ भी पैसा चाहिए, तब एक मनी बिल पेश किया जाता है और वो हमेशा लोकसभा में होता है। जब इसके रिलेटेड चैप्टर आएगा पूरी डिटेल में बताएंगे, फिर भी थोड़ी काम की जानकारी दे रहा हूं, आपका इंटरेस्ट मेंटेन रहेगा और आप रिलेट कर पाएंगे इसको। और 117 में है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल और मनी बिल में डिफरेंस क्या है कि जो मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा में पेश हुआ और उससे राष्ट्रपति की पहले मंजूरी ली जाती है, ठीक है, पूर्वानुमति, हिंदी में बोलूं पूर्वानुमति ये ली जाती है, तो ताकि उसका टाइम वेस्ट ना हो। मनी बिल एक अर्जेंट चीज़ है क्योंकि सरकार पैसे के बिना रन नहीं होगी, तो उसको जब चाहिए है तो टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए वो जैसे लोकसभा में पेश हुआ, फिर राज्यसभा में गया, और राज्यसभा में मैक्सिमम 14 डेज का टाइम होता है, उससे ज़्यादा वो होल्ड नहीं रख सकते। सिर्फ सजेशन के लिए एक बार वापस कर सकते हैं, अगर लोकसभा उसको सजेशंस को माने ना माने उनकी मर्जी। उसके बाद वापस अगर राज्यसभा भेजा तो पास हो जाएगा। 14 दिन एक्सपायर हो गए, 15वां दिन आ गया, स्टिल ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा दैट इट इज पास्ड, और राष्ट्रपति को तो उस पर साइन करना ही है बिकॉज पहले परमिशन ले ली गई है। अब इसकी अगर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दूं आपको कि जस्ट लाइक दैट, आप ये लगाइए आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप सब लोग जो तैयारी कर रहे हैं, अभी रिसेंटली कॉलेज से पास्ड आउट हैं, तो यहाँ अभी भी कॉलेज में हैं, तो अगर आप बोले कि प्रिंसिपल से परमिशन लेनी पड़ेगी यूपीएससी का एग्ज़ाम अप्लाई करने के लिए, तो स्टूडेंट्स ने पहले ही प्रोसेस क्या होता है, क्लास टीचर के पास गए, वहाँ से पास हुआ, उसने फॉरवर्ड किया एचओडी के पास, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वहाँ से फिर डीन के पास। अगर आपने डीन से पहले ही परमिशन ले ली है इस चीज़ के लिए कि सर ये वाला थोड़ा यूपीएससी का है और एडमिट कार्ड पे आपकी साइन चाहिए हैं और जल्दी है, सिर्फ एक दिन बचा है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ताकि वो हरास ना हो और क्विकली काम बन जाए, इंपॉर्टेंट काम है, तो स्टूडेंट्स के करियर का सवाल है, इसीलिए अगर उन्होंने क्विकली उसको पास कर दिया, और जब वो एक बार टीचर और आपके एचओडी से पास हो गया तो ऑटोमेटिकली वहाँ से साइन ही होना है। वापस डीन ये नहीं भेजेंगे जाओ इसको ठीक करा के लेके आओ, ये करो ऐसा करो, तो इसलिए टाइम सेव होगा। अब इसको रिलेट कर लीजिए, एनालॉजी आपकी किससे रिलेट करना है कि ऐसी लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति से पास होना ही है, टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब आगे हम 117 नंबर जो हमारा क्वेश्चन था कि इसमें क्या है फाइनेंस बिल में, ये आपकी एक्सप्लेनेशन है। 117 स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं एज टू द फाइनेंशियल बिल आर मेड, कि कोई भी बिल जो प्रोविजन दे रहा है इन मैटर्स में जहां पे इंपोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड और मूव्ड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड अ बिल मेकिंग सच प्रोविजन, जो बिल ऐसा प्रावधान ला रहा है, शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यसभा। देखिए कोई भी बिल अगर ऐसा कर रहा है कि जिसमें टैक्स को लगाया जा रहा है, इंपोज किया जा रहा है, या उसमें अल्ट्रेशन हो रही है, किसी प्रकार का नियंत्रण लाया जा रहा है, रेगुलेशन, तो वो राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना नहीं आएगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन और साथ में ये भी था कि राज्यसभा में भी आप उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। दो चीज़ें हो गई, लेकिन इसमें एक स्पेशल प्रोविजन क्या है, एक्सेप्शन क्या है, अगर आपको टैक्स को हटाना है, एबोलिशन ऑफ द टैक्स, अगर टैक्स को हटाना है या टैक्स को कट करना है, उसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं चाहिए, रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, उसके बिना भी काम चलेगा। लेकिन अगर इसके देखिए क्लॉज हैं 3, फिर हम बहुत लंबी डिटेल में चले जाएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं शॉर्ट में बता दूं 3 क्लॉज होते हैं 117 के, 1, 2, 3, 2 मैंने आपको बता दिए। तीसरे में ये है कि अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, शाही खजाना समझ लीजिए भारत का, तो उसमें से अगर कुछ खर्चा हो रहा है, वो खर्चा तभी पास होगा जब राष्ट्रपति से फाइनली पास हो जाए, उसके बिना वो नहीं होगा। ये था इसका सारा एक्सप्लेनेशन। अब दोस्तों आगे चलते हैं।
68 नंबर क्वेश्चन, स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग फाइनेंस बिल इज गिवन बाय। अब तो देखिए इतनी डिटेल के बाद ऐसे याद होगा 117, और उसके बाद है दैट इज ऑप्शन ए। अब यहाँ पे देखिए आर्टिकल नंबर 119 है, बी में सी में 121 और डी में 123। अब इनकी एक्सप्लेनेशन मैं दे देता हूँ। 119 क्या है, ये थर्ड नंबर लाइन रीड कर रहा हूँ। आर्टिकल 119 गिव्स प्रोविजन फॉर द रेगुलेशन ऑफ द लॉ। रेगुलेशन मतलब एक नियम को नियंत्रण करना। वो कौन सा नियम? जो सारा फाइनेंस के रिगार्डिंग जो भी बिजनेस होना है लोकसभा राज्यसभा में, उसको नियंत्रित करना, उसको रेगुलेट करना, ये चीज़ें दी गई हैं इसके अंदर 119 के तहत। और वाइल आर्टिकल 121 दैट इम्पोजेज ए रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्कशन इन द पार्लियामेंट with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or High Courts in the discharge of his duties, कि एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है, एक प्रतिबंध लगाता है कि पार्लियामेंट के अंदर कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की डिस्कशन नहीं होगी रिगार्डिंग किसके, कि उनका कंडक्ट कैसा है, कि उनके डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग, कि उन्होंने अपनी ड्यूटी सही से निर्वहन किया कि नहीं किया, ये चीज़ें डिस्कस नहीं होंगी पार्लियामेंट में। आर्टिकल नंबर 123 ये बड़ा फेमस है, 123 लगा लीजिए क्विकली। मतलब राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं, इज रिलेटेड टू द प्रोमulgation ऑफ एन ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट, कि जब लोकसभा मतलब आपकी पार्लियामेंट का सेशन नहीं है, मान लीजिए सेशन, पहला सेशन और दूसरे सेशन में अभी 2 महीने का समय है, कोई भी इमरजेंसी का टाइम आ गया, उसके लिए इमीडिएटली कोई लॉ चाहिए कंट्री को मैनेज करने के लिए, तो ऐसे में क्या होगा, राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं, एक ऑर्डिनेंस प्रोमulgate कर सकते हैं, दैट इज 123, और जिसका टाइम पीरियड होगा 6 महीने। 6 महीने के अंदर अंदर वो पार्लियामेंट का सेशन होना चाहिए और उसमें वो पास होना चाहिए, नहीं तो उसको फिर आगे पार्लियामेंट उसको एक्सटेंड कर सकती है पास करके एंड ऑल। फिर ये लंबी डिटेल से आगे, बट आपको इतना याद रहेगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 69, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ऑल इंडियन सर्विसेज। ऑल इंडियन सर्विसेज के बारे में कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 310 ए, बी 311, सी 312, डी 313। यूपीपीसीएस 2014 का क्वेश्चन है ये। अरे 2 बार आया दोस्तों। ऑप्शन इज सी इज योर आंसर एंड हियर इज द एक्सप्लेनेशन। 312 दिया गया है कि इफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा हैड डिक्लेयर्ड बाय द रेजोल्यूशन सपोर्टेड बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग that it is necessary or expedient in the national interest for the creation of one or more all India services। देखिए ये कहा गया है कि अगर राज्यसभा डिक्लेयर करती है, 2/3 उसकी मेजोरिटी चाहिए। 2/3 मेजोरिटी किसकी? जितने मेंबर वहां उस दिन हाउस में प्रेजेंट हैं और उन्होंने वोट की है, उसका 2/3 आपकी मेजोरिटी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 66.66%, 66.67 कह सकते हैं आप मैथ्स का कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो ये आपकी परसेंटेज की वोटिंग चाहिए। अगर इतनी वोटिंग हुई और ये तब अगर राज्यसभा को लगता है कि राष्ट्र हित में एक या एक से ज़्यादा सर्विस क्रिएट करनी चाहिए, तब ये ऐसा प्रावधान है 312 के तहत। अब और पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज, पार्लियामेंट ऐसा फीचर दे सकती है। अब देखिए फटाफट मैं ये 3 आर्टिकल्स और हैं, इनको क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑप्शन ए थी 310, देखिए 4 क्वेश्चन और तैयार हो जाएंगे। 10 में 14 का मजा, 14 नहीं है, पिछले में एक्सप्लेन किया है, 117 को डिटेल में किया है, 110 आपको एक्सप्लेन किया है। 10 क्वेश्चन में जेन्युइनली बता रहा हूं 25 से 30 क्वेश्चन तैयार हुए हैं आपके, 25 से 30। और देखिए 310 नंबर आर्टिकल क्या है कि ये डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर बोलते हैं इसे। डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर मतलब आप समझ लीजिए कि खुशी का सिद्धांत। खुशी किसकी? आपकी खुशी नहीं कि आपका आईएएस क्लियर हो गया है, ये खुशी ये है कि राष्ट्रपति जब तक खुश हैं आप आईएएस बने रह सकते हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी पोस्ट पे आप जाने वाले हैं, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, पीसीएस है, पीसीएस की स्टेट पीसीएस अधिकारी जब तक गवर्नर सहमत हैं वो खुश हैं। ये खुश नहीं है कि आपको नाच गाना करके दिखा रहे हैं आप और खुश हैं, मतलब जब तक आप अपनी ड्यूटी सही से कर रहे हैं और वो उससे खुश हैं एज पर बाय रूल एंड लॉ, तो तब तक आपको जॉब से कोई रिमूव नहीं कर सकता। और 311 क्या है कि उसकी प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन ये है कि कोई भी एक आईएएस अधिकारी को राष्ट्रपति ने अगर नियुक्त किया है तो उससे सब ऑर्डिनेट रैंक का
कोई भी अधिकारी उनको सीट से, उनकी पोस्ट से नहीं रिमूव कर सकता। और आर्बिट्रेरी इसको बोलते हैं, विदाउट एन आर्बिट्रेरी डिस्प्यूट, आर्बिट्रेरी रिमूवल। आर्बिट्रेरी मतलब बिना कोई कारण बताए आप उनको उनकी पोस्ट से नहीं हटा सकते। और जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जिन्होंने आपको अपॉइंट किया है एज IAS, उससे सबऑर्डिनेट, उससे नीचे के रैंक का अधिकारी आपको रिमूव नहीं कर सकता। आर्टिकल 312 ऑलरेडी पता लग गया आपको कि राज्यसभा सीट्स क्रिएट कर सकती है ऑल ओवर इंडिया सर्विसेज। और D 313 ये मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, ऐसे तो फिर 313 एंड ऑल बहुत सारे आर्टिकल्स आप करते जाएंगे, बट दैट इज़ नॉट दैट मच रिक्वायर्ड। हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इंस्टीट्यूशंस एंड आर्टिकल्स, ये इंस्टीट्यूशन है और उसके आर्टिकल्स कौन सा क्या सही है। देखिए, ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 318 दिया है ऑप्शन, इधर आए। बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324। सी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं वो बोर्ड, आर्टिकल 332, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। और डी अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 351। छत्तीसगढ़ PCS 2008 का क्वेश्चन है ये। तो यस फ्रेंड्स, हु विल टेल द आंसर, ये ज़रूर मेंशन करें ये क्वेश्चन किसको पता था ऑलरेडी, दैट इज़ बी। कमेंट्स में मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि अगर हमने वहाँ चैप्टर तक नहीं किया और आर्टिकल आपको याद हैं तो बहुत खुशी की बात है। देखिए, पार्ट 15 है ये, और आर्टिकल 324 से लेके 329 ये इलेक्शंस के रिगार्डिंग है। 324(2) ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC, इसकी शॉर्ट फॉर्म, एंड सच नंबर ऑफ अदर कमिश्नर्स एज प्रेजिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स, कि इलेक्शन कमिश्नर होगा एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और कितने मेंबर, जितने राष्ट्रपति समय समय पे उनको लगे कि इतने होने चाहिए इलेक्शंस को स्मूथली रन करने के लिए। और इसके मेन फंक्शंस क्या हैं, इसके मेन फंक्शंस हैं सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस, मतलब उसकी देखरेख, उसका निर्देश, उसको कैसे निर्देश करना है कि आप नीचे सबऑर्डिनेट्स को कैसे चलाएंगे, सारी बॉडीज़ को कैसे कैसे सब मैनेज होगा, और सारे प्रोसेस को कंट्रोल करना। ये 3 फीचर, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस। द प्रोविजन है जो सुप्रीम कोर्ट का, वो आर्टिकल नंबर 124 में दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट है और उसके क्या क्या फीचर्स हैं आगे। UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 315। अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल नंबर 76, 76। और आर्टिकल 351 जो है दैट इज रिलेटेड टू दी डायरेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, कि हिंदी भाषा का विकास हो, उसके निर्देश दिए हैं 351 में। तो दोस्तों क्विकली इसको रिवाइज कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट था। 324 से 329, मैं ऊपर नहीं देख रहा हूँ, डिस्प्ले पे नहीं है, स्टिल मुझे याद है। अगर 324(2) आ गया, इलेक्शन कमीशन में क्या क्या होना चाहिए, एक इलेक्शन कमिश्नर और कितने मेंबर, जितने राष्ट्रपति को ठीक लगे टाइम टू टाइम, और मेन काम क्या है, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस। सुप्रीम कोर्ट की इसमें 124 में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC 315, अटॉर्नी जनरल 76 और 351 हमारी मातृभाषा हिंदी, उसका विकास, उसके निर्देश। और ये है अब आपका होमवर्क क्वेश्चन फ्रेंड्स, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। आर्टिकल 339A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स, सी आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल ऑप्शन डी आर्टिकल 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये UPSC 2013 ऑप्शन मैंने नहीं देखने दिया आपको। अब मैं थोड़ा सा स्मार्ट हो रहा हूँ आपके साथ चलते चलते, इसको मैनेज करने में अपने फ़ोन को। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, और कैसा हमारा सेशन चल रहा है, क्या आप रियल में इंजॉय कर रहे हैं, आपकी इंप्रूवमेंट कैसी फील हो रही है आपको, आप कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। अगर आप कमेंट्स में ये मेंशन करेंगे सर आई एम फीलिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि PCS अब मेरे बिल्कुल रेंज का है, UPSC भी मेरी बजट से बाहर नहीं है, मेरी रेंज से बाहर नहीं है, मेरे पास तर्कश में एक एक तीर जुड़ता जा रहा है, आई एम फीलिंग लाइक अर्जुन वॉरियर। Thank you so much friends watching. Stay tuned for the next video. Thank you so much.